ओके, तो सबसे पहले हम इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं हमारे फ्रैक्चर के। तो सबसे पहले हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का सिंपली आप इस तरीके से समझो कि सपोज़ कोई बोन है एंड उसका फ्रैक्चर हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। फिर चाहे वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो, तो दोनों की वजह से हमारा क्या होता है कि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ब्लड है उसकी बॉडी से लॉस हो जाता है। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनल ब्लीडिंग, तो इंटरनल ब्लीडिंग होके क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की कैविटीज़ होती हैं सच एज़ द एब्डोमेन एंड चेस्ट, उसमें हमारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है ना। तो यही इसका कॉज है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग के कारण, और इंटरनल ब्लीडिंग में भी एब्डोमेन एंड चेस्ट जो कैविटीज़ है हमारी बॉडी की, उसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का। एंड मेजर बोन्स जो आपकी बॉडी में होती हैं, जैसे कि पेल्विस हो गई या फीमर हो गई, अगर इनका फ्रैक्चर हो जाए तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हम इसमें सबसे पहले तो इंट्रावीनस जो कैन्युलस होते हैं वो यूज़ करते हैं। इंट्रावीनस कैन्युलस कुछ नहीं होती, एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि पेशेंट के वेन्स में या फिर नोज़ के थ्रू डॉक्टर इंसर्ट करता है। एंड ऊपर ऊपर से देखें अगर उसका काम, तो या तो हम उससे ड्रेन कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड को आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई फ्लूइड भर गया है बॉडी में, तो उसको बाहर ड्रेन करने के लिए हम ये इंट्रावीनस कैन्युलस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इससे मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, या फिर हम इससे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा है उसमें ये है कि हम 2000 ml, ठीक है, 2000 ml हम इसमें क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, उसको इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। हम कोलॉइड्स देते हैं, ब्लड का भी इन्फ्यूजन करते हैं, बिकॉज बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं रिकवर करना है, तो हम ब्लड को भी क्या करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सरे लेते हैं। ठीक है ना। एक्सरे लेते हैं, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है एब्डोमेन एंड चेस्ट में, तो हम उसका क्या लेंगे, एक्सरे लेंगे। एंड अगर वो चेस्ट में हमारी बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो उसके लिए हम करते हैं नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नीडल एस्पिरेशन। और अगर हमारी एब्डोमेन में है, तो उसके लिए हम करेंगे लेपेरोटॉमी। लेपेरोटॉमी कुछ नहीं होती, इट्स जस्ट अ सर्जिकल प्रोसेस जिसमें कि हम अपने एब्डोमेन में इंसीजन यानी कि एक कट जो है वो लगा देते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारा अगर ये एब्डोमेन है, तो हम इस तरीके से उसमें कट लगा देते हैं ताकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम देख सकें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो डू अ एंजियोग्राफी एंड द एम्बोलाइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल। वो किस लिए की जाती है, ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंजरी टू द मेजर वेसल्स। ठीक है ना। ये भी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, जो कि फ्रैक्चर के जैसे ही फ्रैक्चर हुआ वो तुरंत होगा, यानी कि इंजरी हो जाएगी हमारी मेजर वेसल्स की। सो अकॉर्डिंग टू महेश्वरी, जो मोस्ट कॉमन डैमेज वेसल होती है हमारी बॉडी की, वो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है। वैसे तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर किस कॉज की वजह से हुआ है, या फिर कितना ज़्यादा फोर्स से फ्रैक्चर हुआ है, या फिर उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन से फ्रैक्चर में कौन सा चीज़ जो है वो डैमेज होगा। आगे मैं इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। बट अकॉर्डिंग टू महेश्वरी चैप्टर 7 ये बोल रहे हैं कि जो पॉप्लिटियल आर्टरी है, लाइक इन जनरल वो मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड वेसल है हमारी बॉडी की। अगेन व्हेन इट कम्स टू कि क्यों ये डैमेज हो सकती हैं वेसल्स, तो डेफिनेटली जिस फोर्स की वजह से फ्रैक्चर कॉज हो रहा है, या जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या बुलेट या कोई भी शार्प एंड ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन हमारी अंदर की जो वेसल्स हैं उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गैंग्रीन ही फॉर्म हो। अब इसका रीज़न क्या है, देखो, सपोज़ अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है एंड उसके साथ साथ कोई ब्लड वेसल भी इंजर्ड हो गई है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि सपोज़ यहाँ पे एक ब्लड वेसल है और ये इंजर्ड हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट में क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ये प्रॉपरली हील नहीं होगा, और धीरे धीरे जो बोन है वो डैमेज होती रहेगी, डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी, बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कोलैटरल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशंस, अगर वो गुड हैं, अगर वो बेटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस डैमेज को कंपनसेट कर देते हैं। इवन इफ़ अगर वहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो डैमेज भी हुई है, लेकिन अगर वहाँ का कोलैटरल सर्कुलेशन अच्छा है तो वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है ना।
तो इसमें यही है कि अगर हमारा कोलैटरल सर्कुलेशन लिम्ब के अराउंड, जो लिम्ब हमारा डैमेज हुआ है, अगर उसके अराउंड हमारा कोलैटरल जो सर्कुलेशन अगर वो अच्छा है तो इतना ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हमारा नहीं आता है। हमारे कोलैटरल्स ठीक ठाक हैं तो इवन इफ अगर हमारी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज भी हुई है तो वो उस लिम्ब को वायलेबल रखेंगे, यानी कि उसको ज़िंदा रखेंगे, ठीक है ना। बट स्टिल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर हमारी बॉडी फर्दर डिमांड करती है ब्लड सप्लाई की और वो कोलैटरल्स उतना पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे फिर हमें इश्चमिक पेन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और अगर कोलैटरल्स एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मसल कोई अगर ये मसल है और इस मसल में अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है तो ये मसल सबसे पहले इश्चमिक मसल हो जाएगी, इसमें नेक्रोसिस होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे, इसमें फाइब्रोसिस होगा एंड फाइनली इट विल लीड टू डिफॉर्मिटी। सो ये दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस जो कि अगर ठीक नहीं किया गया तो फाइनली देयर विल बी अ वोल्क्समैन इश्चमिक कॉन्ट्रैक्चर। एंड अगर ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उस पार्ट पे कहीं से भी कुछ भी कोलेट्रल सर्कुलेशंस भी नहीं है, वहाँ की डैमेज हो गई ब्लड सप्लाई, तो तब फिर गैंग्रीन होगा ही होगा। बट उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजरी टू द नर्व्स, ठीक है ना। अगेन ये कॉम्प्लिकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू महेश्वरी, रेडियल नर्व इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डैमेज नर्व इन योर मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज, कॉजेज सेम जैसे कि हमने वेसल्स के पढ़े थे, वही है कि भाई फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर के एंड्स डैमेज कर दे रहे हैं नर्व्स को, या फिर जिस चीज़ की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है, बुलेट या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो डेफिनेटली अगर नर्व की इंजरी हुई है तो आगे हम सेडेंस क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजरी भी पढ़ेंगे, सेडेंस क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजरी हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 तरीके से इंजरी, नर्व इंजरी को क्लासिफाई किया गया है, न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। ओके, न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। सो हम पहले सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारी जो इंजरी हुई है किसी भी नर्व में वो कौन से लेवल की हुई है। तो न्यूरोपेरेक्सिया में क्या होता है कि जस्ट आपकी जो नर्व है वो जस्ट कहीं ना कहीं से कंप्रेस हो रही होती है, लेकिन नर्व का इंटरनल स्ट्रक्चर में या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई भी डैमेज नहीं होता है, इट्स जस्ट अ कंप्रेशन। अगर वो कंप्रेशन हट गया उस नर्व से तो जो भी दिक्कतें आ रही थी वो अपने आप सही हो जाती हैं। एक्सॉन्टोमेसिस एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे एक्सॉन डैमेज हो जाते हैं, बट अगेन इसमें जो नर्व है वो इंटैक्ट रहती है। बट न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है कि सब कुछ ही ख़राब हो जाता है, एक्सॉन्स, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एंड इसका प्रोग्नोसिस सबसे ज़्यादा गंदा होता है, इट्स लाइक अ बैड प्रोग्नोसिस। तो इसको एक साथ लर्न कर लेना, न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेडेंस क्लासिफिकेशंस ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी। तो जब भी कोई नर्व इंजर्ड हो रही है तो यही 3 चीज़ें उसमें हो सकती हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। लाइक अगर न्यूरोपेरेक्सिया है तो हम कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ अ न्यूरोटोमेसिस तो हमें थोड़ा एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मसल टेंडन पे इंजरी, मसल या फिर टेंडन पे इंजरी। सो यूजुअली हमारा क्या होता है कि टेंडन में अगर डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं तो उसकी वजह से टेंडन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और तब रप्चरिंग ऑफ टेंडन जो है वो मोस्ट कॉमन हो जाता है। तो बहुत सारे टेंडन्स हैं जो कि लाइक मोस्ट कॉमन है जो कि इंजरी में जाते हैं, जैसे कि एक्लीस टेंडन हो गया, बाइसेप टेंडन, ट्राइसेप टेंडन। सो इसके अलावा और भी टेंडन्स हैं। मसल एंड टेंडन भी इंजर्ड तभी हो सकते हैं, सेम कॉज है जैसा कि मसल नर्व्स और वेसल्स वाले में था। तो इसमें यही रहता है कि हम इसमें भी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक अगर थोड़ा बहुत रप्चरिंग हुई है मसल की तो हम उसको रेस्ट दे करके या फिर थोड़े बहुत एनाल्जेसिक्स से हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर कंप्लीट रप्चरिंग हो गई है तो देन डेफिनेटली वी गो फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ द मसल और द टेंडन। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है जॉइंट एंड विसराज में इंजरी। तो जॉइंट में अगर इंजरी हुई है तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सबलक्सेशन हो सकता है उसका, ठीक है ना, या तो सबलक्सेशन हो सकता है या डिसलोकेशन हो सकता है। तो डिसलोकेशन का तो मतलब यही है कि सपोज़ अगर लाइक कोई भी जॉइंट है हमारा, सपोज़, ठीक है ना, कोई भी जॉइंट है, अगर वो पूरा अपनी जगह से बिल्कुल ही हट गया सो देन इट इज़ कॉल्ड अ डिसलोकेशन। लेकिन सबलक्सेशन का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वो मतलब अपनी पोजीशन से
थोड़ा सा डेविएट है बट स्टिल इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दैट आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, तो उसको हम बोलेंगे सबलक्सेशन, ठीक है ना। विसराज का यही है कि विसराज इंजरी जो मोस्ट कॉमन है वो पेल्विक एंड रिब फ्रैक्चर्स में देखी जाती है। अब यहाँ पे एक और टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द नर्व इंजरीज एंड द स्केलेटन ट्रॉमा। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ नर्व्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑब्वियस है, लाइक कोई भी अगर ट्रॉमा हुआ है तो उस ट्रॉमा से आप समझ सकते हो कि लाइक कौन सी नर्व इंजर्ड हुई होगी एंड क्या उसका इफेक्ट आ रहा होगा। लाइक कोई भी पेशेंट अगर आप पे आएगा और वो बोलेगा कि उसका डिसलोकेशन हो गया है शोल्डर का, तो डेफिनेटली उसकी एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज होगी और उसकी वजह से डेल्टॉइड में पैरालिसिस हो जाएगा। अगर फ्रैक्चर हुआ है शाफ्ट ऑफ फीमर का तो उससे रेडियल नर्व जाती है। अगर आपने कोर्सेज पढ़े होंगे नर्व के तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि शाफ्ट के वाइंड अराउंड करती है तो रेडियल नर्व जाएगी, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है, यानी कि आपका जो रिस्ट है वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप। ओके, थर्ड है आपका मीडियन नर्व, जो कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस का अगर ट्रॉमा हुआ है तो मीडियल नर्व जाती है एंड उससे आपका पॉइंटिंग इंडेक्स हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ योर इंडेक्स फिंगर, तो इस तरीके से पॉइंटिंग इंडेक्स। उसके बाद है फ्रैक्चर, अगर आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस का हुआ है तो अल्नर नर्व जाएगी। अल्नर नर्व से हमारा होता है क्लॉ हैंड। ओके, देन यू हैव द नी डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर हुआ है नेक ऑफ फिब्यूला का, तो उससे आपका कॉमर पेरोनियल नर्व जाता है और उससे आपका फुट ड्रॉप हो जाता है। सो दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट